का स्वागत है आपके साथ। मैं हूं अभिषेक सतवर्तम और मेरे साथ है मेरे सहयोगी डिम्पी कालरा। बाजार में कल है जनवरी सीरीज की एक्सपायरी, लेकिन एक्सपायरी से पहले आज जबरदस्त एक्शन, मतलब ऐसा लग रहा है देखिए बाजार को कि एक्सपायरी जैसे आज ही है। वोलेटिलिटी जबरदस्त है। हमने शुरुआत 21,150 के नीचे देखी निफ्टी की, वहां से बाउंस बैक फिर से 21,200 के पास आया, वहां सपोर्ट लेकर बाजार इस वक्त 21,400 के आसपास कारोबार कर रहा है और निफ्टी में है 150 अंकों की तेजी, आधे % से ज्यादा की बढ़त। निफ्टी बैंक की बात करें तो लोअर लेवल से सुधार है, देखने का नजरिया आपको बस देखना होगा कैसे आप देख रहे हैं। नीचे सुधार है, ऊपर से आपको काफी नीचे दिखेगा, लेकिन अभी 150 अंकों की ही कमजोरी है और उस कमजोरी के पीछे बड़ी वजह यह कि जो बड़े दिग्गज प्राइवेट बैंक्स हैं, एक्सिस बैंक नतीजों के बाद देख रहे हैं कि 3% के आसपास की गिरावट है। आईसीआईसीआई बैंक नतीजे अच्छे आए थे, लेकिन कल ये शेयर चढ़ा था, आज फिर से कमजोर है 3%, यानी कल की पूरी तेजी गंवाकर ये 3% नीचे कारोबार कर रहा है। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि बाकी कोटक बैंक में भी आज थोड़ा सा हमें प्रेशर देखने को मिल रहा है। मेटल में आज बाइंग है, आज हिंडाल्को देखिए, नाल्को देखिए, टाटा स्टील, सेल, ये तमाम शेयर आपको चलते हुए दिखाई देंगे। निफ्टी के जो टॉप गेनर्स है उसमें भी मेटल स्टॉक्स का ही आपको दबदबा देखने को मिलेगा। एडवांस डिक्लाइन रेशियो आज टिल्टेड है तेजी के खिलाड़ियों के पक्ष में। 1500 से ज्यादा शेयर इस वक्त हरे निशान में और उसके मुकाबले करीब आधे लाल निशान में है। 735, यानी कि हर एक गिरने वाले शेयर के मुकाबले बाजार में इस वक्त 2 बढ़ने वाले शेयर हैं। तो मूड ठीक है। कल आखिरी दिन है, कारोबारी दिन हफ्ते का, और एक्सपायरी भी होगी, तो समझते हैं कि डेटा फॉर्मेशन किस तरह से हो रहे हैं एफएनओ में, कहां पर पोजिशनिंग बढ़ रही है। डिम्पी, आज जबरदस्त वोलेटिलिटी, ऐसा लग रहा है कि एक्सपायरी का जो ट्रेलर है ना, ट्रेलर हम देख रहे हैं, या फिर क्या लग रहा है आपको, या पिक्चर ही आज होगी ऐसा लग रहा है? नहीं, ये ट्रेलर ही है अभिषेक, अभी तो पिक्चर बाकी है। और आप देखेंगे हो सकता है लास्ट के घंटे में और मार्केट के अंदर जोरदार मोमेंटम है। इस बीच आईओसी के ना नंबर आ गए। एक काम करते हैं, पहले फटाफट से आईओसी के नंबर स्क्रीन पर जरा ऊपर उठाइएगा ताकि थोड़े ज़रा अच्छे से क्लियर से दिख पाएँ, और इसके फिर हम इस पर आगे बढ़ते हैं। इसका जो अबीटा आया है वो करीब 15,000 करोड़ रुपये के आसपास का बहुत अच्छे नंबर है अबीटा के फ्रंट पर। इसके ऑपरेशनल फ्रंट पे, क्योंकि जो एक्सपेक्टेड था मार्केट को तो बेहद ही कम था। इसके मार्जिन आए 7.8, जो मार्केट को एक्सपेक्टेशन थी वो करीब 5% के आसपास की थी। आय 10% बढ़कर आई, आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। शेयर का सडन स्पाइक भी आपको स्क्रीन पर दिखेगा। स्टैंड अलोन मुनाफा इसका 38% घटा है। मेरे को सिर्फ ये चेक करना है कि इसका स्टैंड अलोन कंसोलिडेटेड में कुछ एडजस्टमेंट्स तो नहीं है, क्योंकि इसके मुनाफा स्टैंड अलोन बेसिस पे 38% घट कर आया है। तो यहाँ पर आप मंथ ऑन मंथ और क्वार्टर ऑन क्वार्टर का अलग अलग तरीका देखेंगे। तो आप रेवेन्यू फ्रंट पे देख रहे हैं कि पिछली बार से ज़्यादा नंबर है इसके क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर, और ये आप इस समय देखें 10% हमने क्वार्टर क्वार्टर जो स्टैंड अलोन लिखा है। तो मार्जिन्स हमको ठीक दिखें, तो कुल मिला के सारी चीज़ें अभी तक तो ठीक दिख रही हैं। 2.5% ऊपर है, सारी चीज़ें हम नीचे लिखते जा रहे हैं। जो मेरे पास नंबर आए मैं सिर्फ उसी के बेसिस पर हूँ। अभी और शीट आ जाएगी तो मैं और नंबर भी आपके सामने और क्लियर कर दूंगा। तो मेहमान इस बीच हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एक काम करते हैं, मैं अपना व्यू पॉइंट देने से पहले एक बार जय पटेल से आईओसी के बारे में पता कर लेते हैं। जय, नंबर प्राइमा फेसी ठीक लग रहे हैं, खराब नंबर एसएस तो नहीं लग रहे हैं मार्केट को, हमको तो नंबर ठीक ही लगे हैं। एक बार जरा देख के बताइए आपको आईओसी का चार्ट कैसे दिख रहा है। आईओसी का चार्ट मुझे अभी कल के जो फॉल आया था उसके बाद बेहतर आता हुआ दिख रहा है, बिकॉज जो सपोर्ट लेवल था वो थोड़ा फाइन होता हुआ दिख रहा है। जो प्रीवियस कैंडल थी अराउंड 16 जनवरी की, उसके लो पर सपोर्ट लिया था ये स्टॉक ने, और मुझे लग रहा है वहां से बाउंस बैक दिखाया। हालांकि थोड़ा एक डाउनसाइड मूवमेंट 136 तक का पेंडिंग था 21 डे मूविंग एवरेज के लिए, तो थोड़ा मैं क्वेश्चन यहाँ पर लेना चाहूंगा, बिकॉज 145 का लेवल है, उसके ऊपर जब तक ट्रेड नहीं करेगा तब तक फ्रेश पोजीशन के लिए आई डोंट थिंक नया फ्रेश लॉन्ग करना चाहिए। 145 लेवल के बाद ही फ्रेश लॉन्ग करनी चाहिए, और डाउनसाइड पर मुझे लग रहा है थोड़ा और सपोर्ट गहरा सकता है 136 के लेवल तक। तो अभी के लिए थोड़ा मिड रेंज में तो वेट करना चाहिए। हालांकि जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। इवन रेड सी में भी काफी ऑयल कंपनीज का थोड़ा टेंशन चल रहा है, तो जो प्राइस कम होने वाला है तो मे बी वहां पर इम्पेक्ट हो सकता है। सो लेट्स सी ओवर फ्यूचर के क्या होगा, बट ओवरऑल अभी के लिए आईओसी पर मैं थोड़ा वेट करना चाहूंगा। ठीक है, आईओसी पे आप वेट करेंगे। हालांकि 2% ऊपर है। ये बात भी सच है कि एक खबर अभी भी पेंडिंग है कि पेट्रोल और डीजल के दाम कितने कम होते हैं। अभी तक उन्होंने डिस्काउंटिंग नहीं हुआ, बाजार में चर्चा है, चुनावी स्टंट भी होता है कई बार, हो सकता आ भी जाए। लेकिन ठीक उससे पहले नंबर्स तो ठीक दिख रहे हैं हमको एज सच कहीं नंबर्स में कोई खराबी नहीं दिखी, ना ही मेरे को प्रॉफिटेबिलिटी में दिखी, ना ही अबिटा में, ना ही इसके मार्जिन्स में, ना ही इसकी आय में। तो 4 फ्रंट पे मैं नंबर्स को चेक करता हूँ। चारों फ्रंट पे मेरे को तो नंबर्स आईयूसी के अभी तक तो ठीक लगे हैं। लेकिन फिर भी जय कह रहे हैं रुक जाओ, अभी इसके अंदर एग्रेसिवली उतरने की जरूरत नहीं है, अभी थोड़ा रुक जाना चाहिए। हम भी रुक जाते हैं।
और अब अभिषेक के क्वेश्चंस का जवाब देते हैं। अभिषेक, आपने ये क्वेश्चन नहीं पूछा कि मार्केट के अंदर इस समय एक्सपायरी का सेशन कंप्लीट हुआ है कि नहीं। नहीं बॉस, एक्सपायरी का सेशन कंप्लीट नहीं हुआ। अभी आपको वॉलेटिलिटी चरम पे दिखेगी, और एक कल भी दिखेगी और आज भी दिखेगी, और आज के अगले 1 घंटे में भी दिख सकती है। मैं आपको बताता हूँ, देखिए इंडिया विक्स आज ना सुबह 2 से 2.5% की रेंज में ट्रेड कर रहा है। ये क्या कर रहा है कि आज एक छोटे से बैंड के अंदर आपको अच्छे से शेक करवा रहा है। ये शेकिंग इतनी ज़ोरदार है कि 150 पॉइंट ऊपर जाने पर आप रेड हो जाते हो, और फिर रेड होने से आप फिर से 150 पॉइंट ऊपर आ जाती हो। ये निफ्टी का सिर्फ मैं बता रहा हूँ आपको। तो यहाँ पे स्थिति थोड़ी नाजुक है। एक और चीज़ है, हमने सुबह 46,44666 का एक लेवल बताया था। सुबह सुबह हमने करीब 400-500 पॉइंट हमको बैंक निफ्टी के अंदर मिले। हमने प्रॉफिट बुक भी करवाया हुआ है, लेकिन अभी भी वो लेवल ब्रीच नहीं हुआ। अगर आप निफ्टी बैंक को देखेंगे स्पॉट में तो 964 चल रहा है, ये चल रहा है 964। फ्यूचर में देखेंगे तो 45,000 के ऊपर है कुल मिला के। क्योंकि अच्छा, एक और चीज़, मैं सारी चीज़ें बोलते बोलते मेरे से कहीं मिस ना हो, वो है रोल ओवर के नंबर। रोल ओवर इस समय करीब 50% है। कल है डेरिवेटिव एक्सपायरी, थोड़ा सा कम है, मैं बोलूँगा रोल ओवर। अभिषेक, उसकी वजह है रोल ओवर कम होने की वजह यह है कि अगर ये क्लियर होता ना तो आप बहुत अच्छा रोल ओवर करके जाते। रोल ओवर कम होना और ज़्यादा होना बाजार के लिए अच्छा होता है, लेकिन रोल ओवर का अगर एवरेज होना होता है ना तो उतना अच्छा नहीं होता, क्यों जो आप यहाँ पे खड़े हो ना वही आप लेके जा रहे हो आगे। या तो ज़्यादा करो या तो कम करो, तो ना ही कम हुआ ना ही ज़्यादा हुआ। अभी 50% पे एवरेज है। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि 75% का रोल ओवर अगर हो जाता है तो ठीक माना जाएगा, नहीं तो ये खराब माना जाएगा। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, सेक्टोरली चर्निंग जोर से हो रही है और वो होगी भी। मैं अभी आपको बता दूँ, इसके अंदर फार्मा, मेटल्स और कुछ एक और 2-3 सेक्टर्स हैं जहाँ पर अच्छा प्ले बन रहा है। मतलब कहने का मतलब कि बढ़िया पिक्चर ड्रॉ हो रही है। मैं बता देता हूँ आपको, मेटल, फार्मा एंड आईटी, थोड़ा बहुत एनर्जी के अंदर भी, बैंकेक्स के अंदर नहीं हो रहा, और एफएमसीजी के अंदर उतना स्ट्रॉन्ग रोल ओवर की फिगर नहीं आ रही है। कुल मिला के जिनके पास है उनको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, जिनके पास नहीं है वो अभी बैठ जाए शांत, और जो भी करना है वो सिर्फ 10% से 20% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अभिषेक, आप कुछ और करें ना करें, मेरी बात माने ना माने, एक बात मेरी ज़रूर मान लीजिएगा, आप जो भी ट्रेड लें 20% से इस समय ज़्यादा ना लें, चाहे मंदी का लें या तेज़ी का लें। जो आपको करना आपका मन है करो, बट 20% से ज़्यादा मत करो। 20% भी ठीक ठाक होती है डिब्बे वैसे। अगर हम रोल ओवर की बात करें तो मुझे दिसंबर के आंकड़े याद हैं, 65% का रोल ओवर निफ्टी का था उस वक्त। तो देखते हैं कि आज का सत्र भी बाकी है घंटे भर का, और कल भी थोड़ा समय होगा ही, तो एक्सपेक्ट करेंगे कि यहाँ थोड़ा सा और मजबूत हो जाएगा वो। अपने एक्सपर्ट्स को जोड़ते हैं और फटाफट अब यहाँ से शुरुआत करते हैं। जय पटेल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सुदीप शाह हैं, कुणाल फरार हैं, और फंडामेंटल नजरिया देने के लिए राजेश अग्रवाल भी हैं। आप चारों का बहुत शुक्रिया। स्वागत है टीवी स्वदेश पर। सुदीप, शुरुआत आपसे करेंगे। बाजार पर एक व्यू दीजिए, आप किस तरह से देख रहे हैं इंडेक्स को? आज हम देख रहे हैं कि निफ्टी में अच्छा मोमेंटम है, मेटल्स के दम पर कुछ पावर, कुछ कंजम्पशन वाले शेयर भी चल रहे हैं, लेकिन निफ्टी बैंक का मूड खराब है क्योंकि प्राइवेट बैंकिंग में एक जो चिंताएं उभर के आ रही हैं इनके नतीजों में कि मार्जिन को लेकर प्रेशर है। कल आईसीआईसीआई बैंक चला नतीजों के दम पर, आज पूरी की पूरी तेजी गंवा के बिल्कुल कल की तेजी पूरी हवा हो गई। तो इंडेक्स में किस तरह से ट्रेड करना चाहिए? आपको लग रहा है कि निफ्टी भी बेहतर है? जो हिसाब से हम देख रहे हैं आशीष जी, जो मार्केट में आज सुबह से इतनी 200 पॉइंट की उठापटक हो गई। निफ्टी की बात यदि करें तो 21,400 से 21,200, 21,250 से लेके वापस अब 21,400 के आसपास वापस आ रहा है। तो 14.5-15 के वॉलेटिलिटी इंडेक्स पे जो हिसाब से मूवमेंट आ रही है वो बहुत शार्प है। और जैसे डिम्पी अभी बता रहे थे, अभी तो पिक्चर बाकी है। अभी ये अगले 40 मिनट और कल के जो पहले 2 घंटे होंगे, हम यूटिलिटी मेरे ख्याल से हमें फेस करनी पड़ेगी। और अब जब भी ये सोचोगे 21,450 पे कि अब ये डाउन मूव कंप्लीट हो गया, वो वहीं से वो 100 पॉइंट आपको वापस से 21,350 पे लेके आएगा। तो मुझे जो हिसाब से जो ऑप्शन राइटिंग में देख रहा हूँ, 21,400, 21,500, ये सारे कॉल्स में एडिशंस हमें दिख रही है, राइटिंग दिख रही है। और पुट्स के तरफ यदि हम देखें तो 21,300 और 21,200 के पुट्स में राइटिंग हो रही है। तो मुझे लग रहा है ओवरऑल ये 21,250, 21,280 का एक सपोर्ट जोन बन रहा है। और ऊपर के तरफ यदि हम देखें तो 21,450 से लेके 21,480 का एक रेजिस्टेंस जोन बनेगा। और इसी के अंदर अगले 2 दिन निफ्टी ट्रेड करेगा, आज और कल एक्सपायरी पर्सपेक्टिव से। बैंक निफ्टी में यदि देखें तो जो हिसाब से 45,300, 45,400 के लेवल्स पे आज सुबह से एक रिजेक्शन आ रहा है, और वहां पे 100 दिन की आपकी जो मूविंग एवरेज है वहीं से एग्जैक्टली आज सुबह जाके बैंक निफ्टी रिवर्स हुआ है। तो मुझे लग रहा है ये जो जोन है 45,300, 45,400 का,
ये बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है। शायद से 45-200 तक भी एक बार बैंक निफ्टी अटेम्प्ट कर ले, बिकॉज वहां तक कॉल राइटर्स है कि उनको दिक्कत नहीं आएगी। बट बियॉन्ड 45-200 जो कॉल राइटिंग भी हम देख रहे हैं 45,000 45-200 में, वहां पे वो दिक्कत आना चालू हो जाएगी। तो मुझे लग रहा है पहला रेजिस्टेंस आज के दिन का 45-200 स्पॉट लेवल पे हो रहेगा, उसके बाद 45-350। 45,200 और 45,350 ये निफ्टी बैंक के लिए रेजिस्टेंस लेवल, लेकिन बढ़िया रिकवरी पिछले 5 मिनट में आप देखिए। अब निफ्टी बैंक बाकायदा हर निशान में आके ट्रेड कर रहा है, लेकिन एक नतीजे पर फोकस करेंगे मोतीलाल ओसवाल का। नतीजा है शेयर टंग गया 15% ऊपर आने के साथ ही आय 66% बढ़ी है, 1784 करोड़ सालाना आधार के आंकड़े हैं ये, और मुनाफे में 191% का उछाल, यानी कि मुनाफा हो गया है 3 गुना। फिर शेयर क्यों न चले? 15% फिर तो लाजमी ऐसी बात है। और वैसे भी अगर आप मोतीलाल ओसवाल को देखेंगे तो पिछले साल इसका भाव 550 रुपये था, वहां से लगातार चला है, कोई स्पीड ब्रेकर नहीं आई है। पिछले महीने भर का भी ट्रैक रिकॉर्ड बड़ा ही शानदार रहा है। अब 15% ऊपर ये कारोबार कर रहा है, 1780 रुपये का भाव है। राजेश जी हमारे साथ हैं, एक जरा इस पर हम व्यू ले लेते हैं, फंडामेंटल व्यू ले लेते हैं कि करना क्या है, क्योंकि अब शेयर बहुत ऊपर चला गया है। राजेश जी, मोतीलाल ओसवाल जरा चेक करके बताइए, सेहत अभी कितनी दुरुस्त है इसकी, कहां तक जाएगा शेयर ये? गुड आफ्टरनून आशीष जी, डिम्पी जी और भी पैनल में जो मित्रगण हैं, आपने सही कहा कि बहुत अच्छा चल गया है। और चलने का कारण भी है कि जब नतीजे इतने शानदार आए, बॉटम लाइन में 191% के आसपास की जंप दिखा रहा है, 14 रुपए के डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है, तो ये लाजमी था कि इतना चल जाए। बट अब इसमें नई एंट्री के लिए मुझे लगता है कि थोड़ा सा रुकना चाहिए, क्योंकि 15% रिजल्ट के रिएक्शन में ऑलरेडी बढ़ गया है। थोड़े डिटेल में जाएं, उसके बाद समझें क्या है नहीं है। लेकिन इस वक्त मैं समझता हूँ कि नई एंट्री नहीं करनी चाहिए, थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए कोई करेक्ट करे तो। वैसे अगर आप देखो तो लगातार नतीजे अच्छे आए हैं, और आपने सही कहा कि 3 फिगर से चलता हुआ स्टॉक 4 फिगर में आया है, तो अपने दमखम पे ही आया है। और कंपनी अच्छी है, लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा बना रह सकता है। बट इस वक्त आज की आज मुझे लगता है कि नई एंट्री के लिए थोड़ा सा रुकना चाहिए। नई एंट्री के लिए तो डेफिनेटली रुकना चाहिए, थोड़ा सा कूल ऑफ हो जाए तो निश्चित तौर पर आपके लिए इसमें मौके बनेंगे। कंपनी की सेहत को लेकर कोई सवाल नहीं, राजेश जी का ऐसा मानना है। लेकिन निफ्टी भी देखिए आप, निफ्टी अब आप दिन के निचले स्तर से देखिए, जहां पे है उसको निचले स्तर से देखेंगे तो तकरीबन 350 अंकों के आसपास की रिकवरी के साथ अब आपको ये कारोबार करता हुआ दिखेगा। 21,400 के ऊपर पहुंच गया है, 21,425 के आसपास है निफ्टी। लेकिन फटाफट एक काम करते हैं ना, ट्रेडिंग कॉल्स ले लेते हैं। कुणाल से शुरुआत कर लेते हैं। कुणाल, बताइए क्या ट्रेड्स हैं आपके आज? गुड आफ्टरनून अभिषेक। 2 ट्रेड है और दोनों बाई साइड के ही है। सबसे पहला स्टॉक जो है वो पॉलीकैब है। एक अच्छी खासी गिरावट रिजल्ट के बेस पे स्टॉक में हमें देखने को मिली थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से अगर स्टॉक की बात करें तो अच्छा खासा उछाल हमें स्टॉक में देखने को मिला है, एंड रिवर्सल भी ऑन कार्ड है। बाय करके चलने की सलाह है पॉलीकैब 4050 के एसएल के साथ। एसएल थोड़ा बड़ा आएगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि बाउंस बैक भी उतना ही तगड़ा हमें पॉलीकैब में देखने को मिल सकता है। तो 4050 के एसएल के साथ खरीदारी करके चलिए। टारगेट पहला जो हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है, जो लेवल एज ए टारगेट हमें देखने को मिल सकता है, वो है 4470 4470। एंड जैसे ही ये लेवल ब्रेक होता है, जो एक रेजिस्टेंस है ऊपर में, 4770 के भी अल्टीमेट टारगेट ये स्टॉक दिखा सकता है। यानी आप कह सकते हो कि मिन टाइम में 12% का भी रिटर्न ये स्टॉक देने के लिए हमें रेडी है। दूसरा जो स्टॉक है वो है एबीएफआरएल। आज के दिन में देखने जाए तो अच्छी खासी मोमेंटम एबीएफआरएल में हमें देखने को मिली है, एंड देखने जाए तो कंटिन्यूसली 200 टेमा का सपोर्ट काउंटर ने लिया हुआ है। आज ही स्टॉक 5.5% ऊपर है, लेकिन मुझे लग रहा है कि रैली जस्ट स्टार्ट हुई है। बाय करके चलने की सलाह है 221 के एसएल के साथ। अगर मैं टारगेट की बात करूं, ओके, जिस हिसाब से भी एसएल आ रहा है, टारगेट भी ऊपर में अच्छे खासे लेवल पे भी प्लेस हो रहा है। पहला टारगेट है 246 का, जैसे ही 246 का टारगेट ब्रेक होता है, दूसरा टारगेट 263 का भी हमें ये स्टॉक दिखा सकता है। यानी कि अगेन आप कह सकते हो कि 12% की मोमेंटम एबीएफआरएल हमें दिखाने के लिए रेडी है। तो एबीएफआरएल 221 के एसएल के साथ खरीदारी करके चलने की सलाह है। ये शेयर आपको डिम्पी ने भी सुबह के सत्र में नोटिस करवाया था, और काफ़ी संभव है कि अगली सीरीज में भी ठीक ठाक ये चाल दिखाए। 246 रुपये का टारगेट इसमें कुणाल की तरफ से। और पॉलीकैब तमाम मुश्किलों से उबर के अब ये शेयर चल रहा है, और सेकेंड हाफ आज इसका बहुत अच्छा रहा है। अब 2.5-3% ऊपर ये शेयर कारोबार कर रहा है।
जय, आपके निगाहें कहां पर हैं? आप क्या रेकमेंड करेंगे आज? सो आज के लिए मुझे लग रहा है बीसॉफ्ट काफी अच्छा प्रदर्शन दे रहा है। तो डेली चार्ट पर हम देखें तो एक स्ट्रॉन्ग एक्यूमुलेशन जोन से आज के दिन में थोड़ा अपसाइड दिखाया। 9 डे मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेके ये स्टॉक ने अपसाइड डेफिनेटली दिखा रहा है और आरएसए भी काफी मॉडरेट जोन से अपसाइड की तरफ आता हुआ दिख रहा है। सो 822 के अराउंड भाव चल रहा है। 864 का मेरा टारगेट है, यहाँ से हम अच्छी एक रैली ऑल टाइम हाई के लेवल्स पर देख सकते हैं और 801 का स्टॉप लॉस रख के इस स्टॉक में ट्रेड ले सकते हैं। दूसरा जो स्टॉक होगा आज का एक बजिंग स्टॉक है केआई इंडस्ट्रीज। यहाँ से मुझे लग रहा है फर्दर मोमेंटम के लिए स्टॉक को प्ले कर सकते हैं। मुझे लग रहा है सुपर ट्रेंड लाइन और जो 50 डे मूविंग एवरेज के सपोर्ट लेके स्टॉक ने अपसाइड दिखाया। आने वाले दिनों में वापस से जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था 5 जनवरी का, सो वहां तक वापस से आ सकता है। 3410 का एज अ टारगेट के तौर पर हम रख के चल सकते हैं और 3200 का स्टॉप लॉस रख के ये स्टॉक में ट्रेड ले सकते हैं। ये पॉलीकैब आए तो केईआई भी आ गया जय की तरफ से 3410 के टारगेट है केईआई के लिए। और जो दूसरा शेयर है वो है बिरला सॉफ्ट का टारगेट 864 रुपए का बिरला सॉफ्ट के लिए। आखिर में सुदीप जी आप बताइए, आपके रडार पर कौन से शेयर हैं, क्या ट्रेड करने की सलाह दे रहे हैं? बाई कॉल्स भी है या फिर कोई शॉर्ट भी है? बिकॉज आज थोड़ा बाउंस बैक भी आ रहा है मार्केट में, तो मुझे लग रहा है जो मिड कैप्स में जहाँ पे एक अच्छी तेजी बनी हुई थी और जो गिरावट में जो कम गिरे हैं पिछले 2 दिन में, तो मुझे लग रहा है जो रिलेटिव आउट परफॉर्मर्स है उस पर हमारी नजर होनी चाहिए। तो इसमें से एक पहला पिक है सूला वाइनयार्ड्स कि यदि सूला को देखें तो यहाँ पे जनवरी स्टार्टिंग में 520 से एक 700 तक का एक मूव 2-3 दिन में आया था। उसके बाद स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा था, पर ये कंसोलिडेशन में स्टॉक ने कभी भी अपना 10 दिन का जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है उसको क्लोजिंग बेसिस पे नहीं तोड़ा। एक आध दफा ब्रीच किया है, पर हर बार वहीं से रिटेस्ट करके एक अच्छी तेजी, एक अच्छा मूव वहां से हमें देखने मिलता है। तो कल भी स्टॉक ने 10 डेमा पे सपोर्ट लिया था, आज भी 627 के आसपास सपोर्ट लेके रिबाउंड किया है। तो मुझे लग रहा है जो हिसाब से मोमेंटम स्टॉक में बना हुआ है, तो यहाँ से मौजूदा भाव से खरीदा जा सकता है 643 के स्टॉप लॉस के साथ 700 के टारगेट के लिए सूला वाइनयार्ड्स। और दूसरी पिक रहेगी पावर ग्रिड। जैसे पावर स्टॉक्स में जो हिसाब से मोमेंटम फिर से दिख रहा है एसजेवीएन पावर ग्रिड इसमें, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो कल का जो कैंडल था ऑलमोस्ट अब ये कैंडल को निगेट कर रहा है पावर ग्रिड और एक शानदार रिकवरी स्टॉक ने दिखाई है। 10 डेमा और 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग है, 10 और 20 दोनों दिन की जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस है उसको ऊपर फिर से सस्टेन करके एक बार एक ऊपर की तरफ की चाल चल रहा है और मोमेंटम बहुत पॉजिटिव है डेली, वीकली और मंथली चार्ट्स पे। तो मुझे लग रहा है यहाँ से पावर ग्रिड को भी खरीदा जा सकता है 240 के स्टॉप लॉस के साथ 253 के टारगेट के लिए। बहुत ही बढ़िया सूला वाइनयार्ड, पावर ग्रिड हो गया, केईआई हो गया, बिरला सॉफ्ट, पॉलीकैब, ईबीआरएफएल, सभी के सभी बाय कॉल्स है। और अच्छी बात यह है कि सबके सब मिड कैप कैटेगरी के हैं, इसके अंदर कोई भी बड़ा शेयर नहीं है। क्या बड़े शेयर्स पे ध्यान रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? एक काम करते हैं कि ऑप्शंस का ट्रेड आपके सामने रखते हैं, 100% उसमें से कोई बड़ा शेयर आ सकता है। सोनी पटनायक हमारे साथ जुड़ रही हैं, आइए उनसे पता करते हैं ऑप्शन का चैंपियन। सोनी, तो मार्केट का सेटअप आपको अगर ठीक लग रहा है तो आई होप आप कॉल देंगी। कॉल है तो किस पे है वो? डिम्पी जी, इन सारे दर्शकों को आज जो कॉल ऑप्शन देना चाहती हूँ वो है रिलायंस की 2700 कॉल ऑप्शन फेब्रुअरी सीरीज। आप इसको बाय कर सकते हैं इन द रेंज ऑफ 60 to 63, ये बाइंग करने का रेंज है। स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 44 का एंड टारगेट है 96। लॉट साइज छोटा है रिलायंस का, 250 का लॉट साइज है। स्टॉप लॉस के अनुसार आपका मैक्सिमम रिस्क है 4375 और जो टारगेट के अनुसार आपका मैक्सिमम रिवॉर्ड है 8600। सो रिलायंस में एक अच्छा पॉजिटिव व्यू बन रहा है। यहाँ पे हमने देखा था कि 2 वीक पहले जहाँ पे एक ब्रेकआउट नजर आई थी रिलायंस में, वो 2640 लेवल के ऊपर ही था। सो लास्ट 2 डेज में जितने भी वॉलेटाइल मूवमेंट देखने को मिला है ओवरऑल मार्केट में एंड रिलायंस में, सो वो 2645 2643 इन दोनों लेवल से कंटिन्यूसली एक 2 दिन से बाउंस बैक लिया है और जहां से उसका इनफैक्ट ब्रेकआउट भी था। सो आई थिंक दैट बिकेम जो रेजिस्टेंस था वो अभी सपोर्ट बन गया है। सो 2640 का एक अच्छा सपोर्ट है और रिलायंस यहाँ से बाउंस बैक दे सकता है अप टू लेवल्स ऑफ 2730 2740 के लेवल्स पे। सो एक पॉजिटिव आउटलुक बन रहा है रिलायंस में, इसलिए सेफ बेट यहाँ पे कॉल ऑप्शन से थ्रू आप कर सकते हैं।
बहुत बढ़िया सोनी, आपने बिल्कुल ठीक बताया यहाँ पे, क्योंकि अब तक हमने जितने ट्रेडिंग कॉल्स नोटिस की थी सब वो मिड कैप कैटेगरी की थी। सुला वाइनयार्ड, पावर ग्रिड, केआई, बिरला, पॉलीकैब, ईबीआरएफएल। आपने एक बड़ा शेयर दे दिया जो कि धुरी बांध सकता है मार्केट की, वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज़। और एक और चीज़, ये एट द मनी कॉल है। आज रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का दिन भर का चार्ट देखेंगे ना तो आपको वो शेयर या तो रुका है या तो ऊपर ही आया है। वो आज उसने अपने प्रॉफिट्स को जाने नहीं दिया, तो आज का दिन उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसलिए आज में इसके एट द मनी कॉल पकड़ो। अभी चल रहा है 2680 कैश में, 2700 की कॉल है, एट द मनी होगी। 6063 की है, समय पूरा मिल रहा है, फरवरी वाली लेनी है। 44 का स्टॉप लॉस, 96 का टारगेट है। लॉस प्रॉफिट हमने आपके सामने कैलकुलेट कर दिया। समय भी मिलेगा, पक्का शेयर भी मिलेगा और सस्ते दाम पर भी मिलेगा। ये शेयर आपकी लिस्ट में होना चाहिए। सोनी बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज ये ट्रेड बताने के लिए। 182 पॉइंट की जो बढ़त है इसमें रिलायंस का भी योगदान है, ऐसा नहीं कि रिलायंस का योगदान नहीं है। आज बहुत हद तक रिलायंस ने हेल्प किया है मार्केट की। 10 में से 9 लोग इसलिए पैसा गंवाते हैं, फाइनेंशियल डिसिप्लिन नहीं होता। ये मैं रिलायंस के चार्ट की बात कह रहा था। या तो ये रुका है या तो चला है, ये नीचे नहीं गया आज दिन भर में, तो इसलिए ये स्ट्राइक की कॉल आपके काम आ सकते। 2700 की फ़ायदा लीजिएगा। राजेश अग्रवाल भी हमारे साथ हैं। राजेश सर, आप ये जी एंटरटेनमेंट की मैनेजमेंट को समझाते क्यों नहीं सर आप फ़ोन करके कि भाई आप 4% होल्ड करते हो, 32% आपका शेयर टूट जाता है, सोनी के साथ आप डील नहीं करते, फिर आप चिट्ठी लिख देते हो कि सेबी हमारे मामले में अड़ंगा। सर थोड़ा समझाओ, आप समझदार आदमी हो सर, थोड़ा कुछ तो उनको गाइड करो सर। हमारे तो सुनते नहीं सर, हम तो कई महीनों से बात बोल रहे हैं। भाई आप थोड़ा बोलोगे तो शायद फ़र्क पड़ जाए। क्यों इन्वेस्टर्स का पैसा खराब करवा रहे हैं? अच्छी कंपनी, 50% से ज़्यादा मार्केट शेयर है, ओटीटी बिजनेस है, क्या चाहिए आपको? अच्छा पार्टनर मिल रहा है, एमएनसी कंपनी से वैल्यूएशन आ जाती, फिर मामला कहाँ है? एमडी एंड सीईओ पे क्या? तो उसकी तो बहुत ज़्यादा कीमत नहीं है सर, 32% शेयर की वैल्यू को साफ करवा देना एमडी एंड सीईओ की पोस्ट के लिए। सर आपका टेक क्या है इस पे? डिम्पी जी, अब मैं क्या कहूँ, समझाने की बात तो मेरी इतनी पहुंच कहाँ, आपकी ज्यादा पहुंच है, आप देखिएगा। और जहां तक स्टॉक की बात है, ये बात आपकी सही है कि अगर ये मर्जर हो जाता तो एक बहुत बड़ी एंटिटी उभर कर आती जिसके करीब करीब 26% का इंडियन मार्केट में मार्केट शेयर हो जाता। और अब चूंकि सोनी ने कॉल ऑफ कर लिया है और $90 मिलियन का टर्मिनेशन फी की डिमांड करी है, और जी ने भी ऑलमोस्ट 366 करोड़ रुपए खर्च कर चुके इस मर्जर के चक्कर में, तो मैं समझता हूँ कि थोड़ी सी दिक्कत तो आई है। कैश भी बुक में देखेंगे तो 567 करोड़ के आसपास था। एड रेवेन्यूज कह लीजिए, सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू कह लीजिए, दोनों में दबाव देखा गया। और जो डिज्नी के साथ करार हो रखा है क्रिकेट वाले मैच को लेकर के, स्पोर्ट्स राइट्स के लेके, उस पर भी एक सवालिया निशान आता है, क्योंकि कैश अब इनके पास सिर्फ 567 करोड़ बचा हुआ है, तो पैसे कहाँ से आएंगे उन्हें देने के लिए, ये सोचने वाली बात है। अब ये देखना होगा कि जी ऐसे ग्रुप की नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। और आपने सही कहा कि उनकी खुद की प्रमोटर की जो हिस्सेदारी है वो बहुत कम है। इंस्टीट्यूशनल हिस्सेदारी 70% से ऊपर है। अब पूरा दारोमदार इंस्टीट्यूशन पर हो जाता है कि वो अगला कदम क्या उठाते हैं, वो देखना पड़ेगा। क्योंकि वो जो आपने कहा ना, गोयनका साहब को लेकर के दिक्कतें बनी हुई है, अगर इंस्टीट्यूशन ने कोई ऐसा कदम उठाया तो अलग बात हो सकती है। अदरवाइज भी मैं ये समझता हूँ कि कंपनी बिक्री में है, क्योंकि अब सोनी नहीं ले रहा है तो कोई और के साथ होगा। ऐसे खबरें निकल कर गई कि हिंदुस्तान के 2 बड़े कॉर्पोरेट हाउसेज उसमें इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, कहना मुश्किल है क्या होगा। तो जिसकी बहुत ज्यादा रिस्क एपेटाइट अच्छी हो, मैं ये दोबारा कहना चाहूंगा कि ये स्टॉक उन्हीं के लिए है जिसकी रिस्क एपेटाइट अच्छी हो। वो अपना थोड़ा बहुत निवेश इस भाव में 167 में कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप देखो तो इतनी बड़ी एंटिटी जिसकी जीईसी में इतनी बड़ी पकड़ है, और कई ऐसे प्रोग्राम्स है जो टीआरपी चार्ट्स में बहुत ऊंचे लेवल्स पे चल रहे हैं। 16,000 करोड़, मात्र 16,000 करोड़ की मार्केट कैप पे अवेलेबल है। ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है, हालांकि रिसीवेबल्स के दिन बढ़ते जा रहे। तो मैं समझता हूँ जिनकी रिस्क कैपिटाइट अच्छी हो वो इसमें निवेश कर सकते हैं। कल का जो लो लगाया था उसके नीचे का स्टॉप लॉस लगा लें अगर ट्रेडिंग का नजरिया हो तो। और अगर कोई व्हाइट नाइट इसमें आता है एक नाम, तो मैं समझता हूँ कि अच्छा रिटर्न बैठ सकता है। बट मैं दोबारा रिएटरेट करना चाहूंगा कि वही लोग निवेश करें जिनकी रिस्क कैपिटाइट अच्छी हो। ठीक है, वही लोग निवेश करें जिनको थोड़ा होल्ड भी करना है और जिनको कंपनी खरीदनी है, जिनको डील नहीं खरीदनी। राजेश सर, हम तो कई दिनों से बात कर रहे हैं, डील खरीदने वालों का दिन तो उसी समय खत्म हो गए थे जब बार बार टाइम लिया जा रहा था। हाँ, कंपनी आपको जम रही है,
कंपनी की वैल्यूएशन जम रही है, कंपनी का बिजनेस जम रहा है, तो आपकी अलग मर्जी है, तब आप इस शेयर को ज़रूर ध्यान रखिएगा। खैर, होल्डिंग कैपेसिटी जिसकी अच्छी है वही रखे। 183 पॉइंट की बढ़त के साथ निफ्टी इस समय ट्रेड कर रहा है। कुणाल परार से मेरे को एक जरा क्वेश्चन लेना है, मैं एक बार क्वेश्चन उनसे पता कर लेता हूँ। कुणाल, ये मेटल्स के अंदर रोल ओवर काफ़ी स्ट्रॉन्ग जा रहा है। हिंडाल्को है, टाटा स्टील है, सेल, JSW स्टील, और मैं देख रहा हूँ किसी ने भी ना, एक ने भी मेरे को मेटल का काउंटर नहीं दिया, ना आपने दिया, सुदीप जी ने, ना ही जय ने दिया, ना ही आपने दिया। सर, मेटल से कोई दुश्मनी या फिर एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है? नहीं, ऐसा मेटल से कोई दुश्मनी नहीं है, और एक्सपीरियंस अगर मैं कहूँ तो बहुत ही बढ़िया रहा। जब तक मेटल में हमने रिकमेंडेशन दिया है, अच्छा खासा साथ नहीं पाया है। बस दिक्कत आज के दिन में यही है कि वॉलेटिलिटी थोड़ी सी ज्यादा है, और एक न्यूज और है चाइना की ओर से। अब अगर वो आ जाते हैं तो मुझे लगता है कि आज जो मोमेंटम है उससे डबल मोमेंटम हमें आने वाले दिनों में मेटल्स में देखने को मिल सकती है। हाँ, आज आपने एक स्टॉक की बारे में पूछा है, तो मैं कहूंगा कि एक VDL पे हम यहाँ पे फोकस करके चल सकते हैं। 263 के अराउंड स्टॉक ट्रेड कर रहा है, एंड लाइकली चांसेस है कि आने वाले दिनों में और भी अच्छी खासी मोमेंटम हमें स्टॉक दे सकता है। तो मेरी ओर से VDL पे फोकस करना चाहिए। लोअर लेवल पे हम जो एसएल मेंटेन करके चलेंगे वो 255 का है सर। टारगेट की बात करें तो इमीडिएट बेसिस पे 270 का टारगेट, और 270 जैसे ही ब्रेक होता है ये काउंटर हमें ऊपर में 280 तक का भी मोमेंटम दिखाने के लिए रेडी है ना। ये ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से मैं बता रहा हूँ, लेकिन अगर मैं थोड़ा सा लंबा नजरिया रखता हूँ डिम्पी जी, तो ये स्टॉक हमें ऊपर में 325 तक के भी लेवल दिखाने के लिए रेडी है। यानी आप कह सकते हो कि अच्छी खासी मोमेंटम 24 से 25 तक का रिटर्न ये स्टॉक हमें आने वाले दिनों में दिखा सकता है। तो खरीदारी करके चलने की ही सलाह है ये स्टॉक में। ठीक है, वेदांता में खरीदारी करने की सलाह है। 4% ऊपर ये शेयर कारोबार कर रहा है और आज तमाम मेटल शेयर चमक रहे हैं। सिर्फ वेदांता नहीं, आप टाटा स्टील देख लीजिए, JSW स्टील, हिंडाल्को, सेल, जो भी शेयर उठा लीजिए, हिंद कॉपर, सब चल रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ नोटिस करने वाली चीज़ ये है कि टाटा स्टील के नतीजे आज आएंगे, उसका इंतजार हो रहा है। उसके पहले 4% ऊपर ये शेयर है, और JSW स्टील के नतीजे कल आएंगे। तो टाटा स्टील को लेकर अनुमान क्या है, JSW स्टील को लेकर अनुमान क्या है, थोड़ी देर में अपने सहयोगी को जोड़ेंगे और उनसे समझेंगे कि अनुमान क्या है, किस तरह के आंकड़े आ सकते हैं। लेकिन एक और सेक्टर जहां पर कल हम कार्नेज देख रहे थे, रेलवे स्टॉक्स बहुत चले हैं। कल पिटाई हो रही थी, लेकिन आज थोड़े संभलते हुए दिख रहे हैं। IRCTC, RVNL आपको ये 3% ऊपर दिखेंगे। और एक कॉन्फिडेंस बूस्ट करने वाली आपके लिए खबर एक और दे देते हैं कि बजट में रेल यात्रियों को वित्त मंत्री से बड़ा तोहफा मिलने जा रहा है। ET Now स्वदेश को सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि वित्त मंत्री बजट में 40 से 50 रूट्स पर स्लीपर कोच वाली वंदे भारत ट्रेनें चलाने का ऐलान कर सकती हैं। हमारे सहयोगी समीर दीक्षित जुड़ गए हैं इस खबर के साथ। समीर, निश्चित तौर पर सबको इंतजार था कि स्लीपर कोच वाली वंदे भारत कब आएगी। दिल्ली कटरा रूट का तो लोगों को पता था, लेकिन निश्चित तौर पर बड़ी खबर बताइए, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, आगामी बजट में रेल मुसाफिरों के लिए बड़ी सौगात मिल सकती है, क्योंकि सूत्रों से ये पता चल रहा है कि सरकार स्लीपर बेस्ड वंदे भारत ट्रेन का ऐलान कर सकती है। पहला प्रोटोटाइप स्लीपर बेस्ड वंदे भारत ट्रेन का संभावित तौर पे मार्च 2024 में, यानी कि अगले 2 महीने में ट्रैक पर आ सकता है। और ये भी पूरी संभावना है कि जो पहला स्लीपर बेस्ड वंदे भारत ट्रेन होगी, इसको प्रधानमंत्री हरी झंडी दिखा सकते हैं, और ये जम्मू से दिल्ली रूट पर चलाई जा सकती है। जम्मू को लेकर के इसलिए महत्व दिया जा रहा है क्योंकि वहां पर एक बड़ा इंफ्रा प्रोजेक्ट है रेलवे का, जो लगभग समाप्त हो गया है, वो कंप्लीट हो गया प्रोजेक्ट। अब उसके इनॉग्रेशन की डेट नजदीक आ रही है, और अगर ये इसमें PM खुद शामिल होते हैं इस इनॉग्रेशन में, तो संभावित तौर पे जो देश की पहली स्लीपर बेस्ड वंदे भारत ट्रेन होगी, उसका प्रोटोटाइप जम्मू से दिल्ली के बीच चलाया जा सकता है। लेकिन बजट में इसकी पूरी संभावना है कि तकरीबन 40 से 50 स्लीपर बेस्ड वंदे भारत ट्रेन का ऐलान किया जा सकता है। मकसद यही है कि जो लंबी दूरी की रेल यात्रा है उसको पहले के मुकाबले बेहतर, सरल और तेज बनाया जा सके। जो वंदे भारत ट्रेन स्लीपर बेस्ड होगी, ये 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ने में सक्षम होगी, और जो संभावित रूट जिस पर रेल मंत्रालय फिलहाल विचार कर रहा है, उसमें दिल्ली चेन्नई एक रूट है, इंदौर अहमदाबाद रूट है, इसी के साथ दिल्ली जम्मू जैसा हमने जिक्र किया, यही नहीं दिल्ली प्रयागराज रूट है, जिसपे फिलहाल
गंभीरता से चर्चा की जा रही है। हालांकि कौन से रूट फाइनल होंगे ये अंतिम फैसला तो प्रधानमंत्री कार्यालय को करना है, लेकिन रूट पर एक प्रस्तावित तौर पे जो चर्चा है वो रेलवे के सामने इस वक्त जरूर है। और ये माना जा रहा है कि वित्त वर्ष 2024-25 में रेलवे कोशिश ये करेगा कि पहले प्रोटोटाइप के बाद में कम से कम 30 से 50 स्लीपर बेस्ड वंदे भारत ट्रेन को पटरी पर उतारा जा सके, जिससे लंबी दूरी की जो रेल यात्रा है, 500 किलोमीटर से अधिक की जो रेल यात्रा है, उसको और तेज बनाया जा सके। और ये जो नए जमाने की वंदे भारत ट्रेन होंगी, इसमें यात्री सुविधाओं के लिहाज से अगर बात करें तो तमाम आधुनिक सुविधाएं मौजूद होंगी, जिससे आपका जो ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस है वो काफी बेहतर बनाया जा सकता है। अभी अगर टेंडरिंग प्रोसेस के हिसाब से बात करें तो 120 वंदे भारत ट्रेन स्लीपर बेस्ड बनाने का टेंडर हाल ही में आरवीएनएल और रशिया की टीएमएच कंपनी को सौंपा गया था। ये जॉइंट वेंचर है और इस तरीके से और भी टेंडर आने वाले वक्त में हम रेलवे की तरफ से जारी होता हुआ देख सकते हैं। ठीक है, शुक्रिया समीर। निश्चित तौर पर जो केबिन एक्सपीरियंस होगा ना वो बड़ा कमाल का होगा। आप जब ये खबर बता रहे थे ना तो मेरे मन में उत्सुकता थी कि आखिर दिखता कैसा है वंदे भारत ट्रेन का जो स्लीपर कोच है। तो जो तस्वीरें मैं देख रहा हूँ समीर, बहुत ही लाजवाब है ये, मतलब कमाल है। आप उसमें मतलब बैठ के डिजिटल एक्सपीरियंस है, एक अलग एक्सपीरियंस है। आमतौर पर राजधानी शताब्दी ट्रेनों में तो लोग सफ़र करते हैं, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा बेहतर ये चीज़ होगी। राजेश जी, कल रेलवे स्टॉक्स ने ना एक मौका दिया लोगों को। कई बार लोग होता है कि नहीं महंगा तो नहीं है, महंगा तो नहीं है, तो 10% सस्ता तो कल दिया। आज फिर से हम देख रहे हैं सुधार वाली प्रक्रिया में है। आपको लगता है कि कुछ कुछ जगहों पर वैल्यूएशंस अभी भी ठीक है या फिर थोड़ा सा सतर्क रहने की अभी भी जरूरत है? देखिए, अगर रेलवे कई महीनों से लगातार दौड़ लगा रहे हैं बुलेट ट्रेन की तरह अगर कहा जाए, तो कुछ ऐसे स्टॉक्स भी हैं जिसने पिछले महीने 50-50, 60-60% के रिटर्न दे दिए। वैल्यूएशन अपनी जगह में थोड़े से स्ट्रेच नजर आ रहे हैं अगर मौजूदा अर्निंग्स के साथ डिस्काउंट किया जाए तो। लेकिन ये बात अपनी जगह तय है कि नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, फिर वो चाहे स्टेशन मॉडर्नाइजेशन के हो, नए लॉन्चेस, नए रूट्स के लॉन्चेस के हो, वैगन्स के नए ऑर्डर्स आ रहे हैं। इस तरह के कई नई चीजें हो रही हैं जिससे आने वाले 2-3 साल तक इनकी वर्किंग लगता है कि अच्छी ही रहेगी। अब रहा वैल्यूएशन का सवाल और या अभी नहीं लेने का सवाल, तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त अगर कहा जाए तो 2-3 स्टॉक ऐसे हैं जो अभी भी वैल्यूएशन में थोड़ा सा कंफर्ट दे रहे हैं। उसमें पहला टेक्सरेल का नाम रहेगा, जो कि वैगन बनाती हुई कंपनी है, जो मुझे लगता है कि आगे आने वाले दिनों में बहुत अच्छा रिटर्न दे सकती है। मौजूदा स्तर से कम 15 से 20% का रिटर्न आगे आने वाले 6 से 9 महीने में दे सकती है। और दूसरी आईआरसीटीसी का रहेगा। अगर आईआरसीटीसी की बात की जाए तो चारों डिवीजन, फिर चाहे इनके रेल नीर के हो, केटरिंग के हो, टिकटिंग के हो या टूरिज्म के हो, चारों अच्छे चल रहे हैं। FY23 के इनके नंबर्स ऑल टाइम हाई पे आए थे। अभी जैसे वंदे भारत की बात हो रही थी, तेजस और वंदे भारत की जो नई रूट्स या नए स्लीपर कोचेस वगैरह जो आ रहे हैं, तो उसके इनसे बेनिफिशियल है। रिसीवेबल डेज इनके कम हो गए हैं। एक्सपेंशन कर रहे हैं रेल नीर में, जो कि अभी 15 लीटर पर डे का है, उसको 18.5 लीटर कर देंगे अगले 2 साल में। टिकट और वाटर में तो इनकी मोनोपोली है अगर अब देखा जाए। टूरिज्म पैकेजेस को पॉजिटिव रिस्पांस मिला है, जोमेटो के साथ करार किया है, फुल कोच बुकिंग कह लीजिए। नॉन रेलवे केटरिंग की बात कर रहे हैं, डेट फ्री बैलेंस शीट है। और सबसे अच्छी बात है कि जो पूरे रेलवे शहरों ने दौड़ लगाई, वहां इसने अभी स्पीड पकड़नी बाकी है। छोटी अवधि की बात की जाए तो 1020, 1030 के टारगेट हो सकते हैं, लेकिन मैं कहूंगा इसे थोड़ी सी लंबी अवधि के लिए रखा जाए और 1200 के ऊपर के टारगेट हो सकते हैं। TTC 969। और जो राजेश जी कह रहे हैं कि ये ट्रेन रेलवे वाले शेयर में बुलेट ट्रेन की रफ्तार से भाग रहे हैं, तो अगर वो रफ्तार है तो बहुत ज्यादा दूर वो भी नहीं है। 969 पर तो शेयर ये ट्रेड कर ही रहा है। और इसके अलावा RVNL को भी आप अपनी फोकस लिस्ट में जरूर रखिए रेलवे में, वहां पर भी आपको ठीक ठाक रिटर्न्स मिल सकते हैं। लेकिन बाजार में आज रिकवरी बहुत अच्छी है। 21,400 के आसपास से निफ्टी कारोबार कर रहा है। वोलेटाइल भी है, 21,450 के अभी हम स्तर देख रहे थे, थोड़ा सा नीचे है, लेकिन डबल सेंचुरी लगाकर कारोबार हो रहा है। तो डीलिंग रूम्स में क्या चल रहा है, क्या चर्चाएं हो रही हैं और खासतौर से शेयरों को लेकर कौन सी खबरें गर्म हैं, ये जानेंगे एक खास सेगमेंट में जिसका नाम है खबर गर्म है। जी बिल्कुल, रुशिल डेकोर जो है फोकस में रहने वाला, और हमारी जो है डीलर्स के साथ बातचीत हुई है
और यहाँ पता चला है कि HNI काउंटर्स में जो है बाइंग देखनी शुरू हो गई है। आज पहला दिन है जहाँ पे वॉल्यूम्स में अच्छी इंप्रूवमेंट देखने मिली रुशील डेकोर की। और याद रखिए जो FY24 का रेवेन्यू का एक्सपेक्टेशंस है वो लगभग 1000 करोड़ टच कर सकता है और अगले 3 साल में ये 3000 करोड़ हो सकता है। स्ट्रीट का मानना है कि जो एक्सपोर्ट्स पे फोकस जो कंपनी कर रही है अगले 3 साल में जो है 500 करोड़ तक का ये आंकड़ा देखने मिल सकता है। और हमने चैनल चेक्स किया, वहाँ पे पता चला कि जो अहमदाबाद की प्लांट है वहाँ पे उनकी जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है उसमें बढ़ोतरी देखने मिल सकती है और ये फोकस सिर्फ एक्सपोर्ट्स में रहेगा। रिसेंटली कंपनी को 3 स्टार रेटिंग भी मिली है एज एन एक्सपोर्ट हाउस, यानी कि 250 करोड़ से ज़्यादा का जो टर्नओवर उनका देखने मिला है एक्सपोर्ट्स में बाय डेफिनेशन। और इम्पॉर्टेंटली अगर बात करें जो नॉन रिटेल इन्वेस्टर्स है, जो HNI इन्वेस्टर्स है, वो लगभग 14% स्टेक जो है होल्ड करते हैं। अगर स्टॉक के बारे में बात करें तो अक्टूबर से लेकर अभी तक पिछले 4 महीने में स्टॉक लार्जली फ्लैटिश रहा है, पर वॉलेटिलिटी आई है और करेक्शन देखने मिला है। हालांकि आज ट्रेडिंग के सेशन में जो है बाइंग देखने मिली है HNI कैटेगरी में। ठीक है, 1000 करोड़ रुपए के आसपास का मार्केट कैप है इस कंपनी का। और इस पे जो खबर है उसमें शरद ने अच्छे से आपको बता दी कि इनका एक्सपोर्ट फ्रंट पड़ेगा अगले 3 साल में। ये कंपनी जितना इस समय सेल्स दिखा रही है करीब 850 करोड़ रुपए का, ये करीब इसको 3000 करोड़ करना चाहते हैं अगले 3 साल में। और इस फाइनेंशियल ईयर में करीब 1000 करोड़ की सेल्स कर देगा। 150 करोड़ रुपए की सेल्स बढ़ाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये सारे नंबर हमको एक सोर्स बेस्ड इंफॉर्मेशन जिसे हम कहते हैं ना वो आते हैं, इसलिए हम एक आपको स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर में दे रहे हैं। अपने वित्तीय सलाहकारों से पूछ के ही आप इसमें काम कीजिएगा। रुशील डेकोर के अंदर इसके 25 तारीख को नंबर्स हैं, आज है 24 तारीख, कल इसके आएंगे नतीजे। तो ठीक नंबर से पहले इंफॉर्मेशन हमारे हाथ लगी है ये, इसलिए हम आपके सामने साझा कर रहे हैं। बट आप देख समझ के इसके अंदर काम कीजिएगा। 4% ऊपर है। टेक्निकली सेटअप तो हमको ठीक लग रहा है, मैंने खुद से इसके चार्ट देखे, लेकिन फिर भी मैं सुदीप से एक बार पता करूंगा। सुदीप, आपको इसके चार्ट ठीक लग रहे हैं? अगर नंबर ठीक रहे तो 400 का हो जाएगा ये शेयर? डिम्पी जी, यदि हम इसका चार्ट देखें तो एक्चुअली स्टॉक ने एक बहुत टाइट रेंज में स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है पिछले 2.5-3 महीने से। इनफैक्ट अक्टूबर नवंबर के महीने से अगर यदि हम देखें तो 350 से लेके 395 के बीच में ही इसका एक ट्रेडिंग बैंड रहा है। और हर बार जब जब ये 350 360 के करीब आता है वहीं से एक स्ट्रॉन्ग पुश मिल जाता है। तो मुझे लग रहा है फिलहाल जो हिसाब से मोमेंटम बना हुआ है डेली और वीकली चार्ट पे भी हम कंसोलिडेशन में से एक ये देख रहे हैं कि लोअर एंड से सपोर्ट जोन बन रहा है। तो अगर नतीजे ठीक रहे तो मुझे लग रहा है एक अच्छा मोमेंटम ये स्टॉक में बनता हुआ नजर आ सकता है हमें। इसमें अगर यदि कोई बाय भी करता है तो एक स्टॉप लॉस लेके चलना चाहिए जो कि 350 355 है, जो एक लोअर एंड ऑफ द सपोर्ट जोन है। बिकॉज रिजल्ट है तो थोड़ा वॉलेटिलिटी रहेगा, इसलिए थोड़ा स्टॉप लॉस डीप है। तो अगर कोई पोजीशंस लेता है ये डिस्कशन के बेसिस पे, तो मुझे लग रहा है क्वांटिटी थोड़ा मैनेज करके चले और रिस्क थोड़ा रिजल्ट के पर्सपेक्टिव से सोच के चले। सच है कि रिजल्ट्स होते हैं तो साथ में वॉलिटिलिटी भी आती है रिजल्ट्स के, इसलिए थोड़ा वॉल्यूम कम रखें। शेयर में 255 का एक बेस बना हुआ है। खबर आपके सामने रुशील डेकोर के बता दी है शरद ने। जो भी फैसला लेना अपने वित्तीय सलाहकारों से पूछ के, या फिर इस सेगमेंट को ध्यान में रखते हुए कि ये सिर्फ न्यूज़ बेस्ड होता है, जो सोर्स बेस्ड हमको मिल रहा होता है। इसका हम स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर भी चलाते हैं, आप भी इस चीज़ को अपने मद्देनजर रखिएगा। खैर 4.5% ये शेयर ऊपर भी हो चुका है। आगे बढ़े, 1-2 शेयर और चेक करवा लेते हैं जहाँ पर आज मार्केट का मोमेंटम काफ़ी फास्ट मेरे को देखने को मिल रहा है। SGVN हमने सुबह डिस्कस किया था, आज की क्लोजिंग काफ़ी अच्छी मिल रही है। एक काम करें, जरा पता करते हैं कुणाल जी से। कुणाल जी, एक बार जरा आप इसको चेक करेंगे SGVN। वेल डिम्पी जी, फिलहाल 112 के अराउंड स्टॉक ट्रेड कर रहा है। व्यू जो है पॉजिटिव साइड का ही है। एंड मेरा जो व्यू मानना है, यहाँ से खरीदारी करके चलने की मेरी सलाह है। 112 पे ही खरीदारी करके चलने की सलाह है। 112 पे आप खरीदारी करके चल सकते हो। लोअर लेवल पे 106 का एसएल आएगा, 5-5.5% का एसएल है। रिवर्सल काफी अच्छा है। टारगेट की बात कर लेते हैं तो 117 का इमीडिएट टारगेट है, जो इसका रिसेंट का टॉप भी है। जैसे 117 क्रॉस करता है ऊपर में 124 तक के भी टारगेट हमें इस स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं, यानी 12% की भी मोमेंटम ये स्टॉक में हमें यहाँ पे देखने को मिल सकती है। तो बाय करके चलने की सलाह SGVN 106 के एसएल के साथ। और डिम्पी जी, अगर आपकी अगर सलाह है, अगर आपका अगर हाँ है, तो एक और स्टॉक मेरे नजर में आया है, सिर्फ और सिर्फ आप दोनों के लिए, अभिषेक जी और आपके लिए, तो मैं चाहूंगा वो बताने के लिए। कीजिए आप। बिल्कुल बताइए सर, बिल्कुल बताइए। वेल छुट्टी आ रही है 3 दिन की अच्छी खासी, तो थॉमस कुक पे मेरा अभी नजरिया है।
अभी फिलहाल स्टॉक 166 के अराउंड ट्रेड कर रहा है और ब्रेकआउट भी है स्टॉक में। लग रहा है कि कल के ही दिन में अच्छी खासी मोमेंटम ये स्टॉक में हमें देखने को मिल सकती है। खरीदारी करके चलने की सलाह है। 159 का एसएल हम यहाँ पे मेंटेन करके चलेंगे। टारगेट की बात कर लेते हैं तो इमीडिएट लेवल पे 172 का है, और जैसे ही ये इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस जो 172 है ब्रेक होता है, ऊपर में हमें 180 तक के भी लेवल ये स्टॉक कल के दिन में दिखाने के लिए रेडी हो जाएगा। यानी कि आप कह सकते हो कि कल के दिन में 8 से 9% की भी मोमेंटम ये स्टॉक हमें दिखा सकता है। तो थॉमस कुक 159 के एसएल के साथ खरीदारी करके चलने की सलाह है। थॉमस कुक एक और बढ़िया शेयर निकला है। यही होती है अच्छे एक्सपर्ट्स की पहचान कि हम मांगते एक हैं, मिल जाते हैं दो हैं। तो दो शेयर पर नजरिया ये कुणाल जी की तरफ से। थॉमस कुक 8% ऊपर 168 के भाव इसके। मुझे याद आता है डिम्पी शेयर ये कि कोविड के टाइम में ना 50 रुपये से भी नीचे का इसका भाव था, और तब बिजनेस को लेकर बड़ा संकट वाली स्थिति थी। क्या गजब का परफॉर्मेंस रहा है शेयर्स का उसके बाद। लेकिन आज बाजार के जो स्टार परफॉर्मर हैं वो हैं मेटल स्टॉक्स। हिंडाल्को टॉप गेनर है, उसके नीचे टाटा स्टील दिखेगा, और भी तमाम शेयर जो वायदा बाजार के पार्ट हैं, नाल्को, हिंद कॉपर, सेल 6%, 8% की बड़ी तेज़ी है। क्या नतीजे बहुत अच्छे आने वाले हैं टाटा स्टील जो कि दिग्गज कंपनी है। टाटा स्टील के नतीजे आज आएंगे, कल जेएसडब्ल्यू स्टील के आएंगे। नंबर्स जरा समझ लेते हैं। आशीषा हमारे साथ जुड़ गई हैं। आशीषा, पहले बताइए टाटा स्टील क्या उम्मीदें हैं, कैसे आंकड़े आ रहे हैं? जी हाँ, टाटा स्टील के नतीजों की बात करें तो स्टैंडअलोन बेसिस पर काफ़ी अच्छे नतीजे एक्सपेक्टेड है इस क्वार्टर में। यूरोपियन सब्सिडरी जो कंपनी की है उसमें पिछले कई क्वार्टर से कंपनी लॉस रिपोर्ट कर रही है, और इस क्वार्टर में भी लॉस बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। आंकड़ों की बात करें तो कंसोलिडेटेड रेवेन्यूज़ करीब 56,850 और करोड़ के आसपास एक्सपेक्टेड है। सिक्वेंशियल बेसिस पर 2% का ग्रोथ देखने को मिलेगा। मार्जिन्स की बात करें तो 8.5% पे मार्जिन्स आ सकते हैं। सिक्वेंशियल बेसिस पर 80 to 90 बेसिस पॉइंट्स का मार्जिन एक्सपेंशन एक्सपेक्टेड है। इंडियन परफॉर्मेंस की बात करें तो स्टील प्राइसेस थोड़े से बढ़े थे, जिसके चलते रियलाइजेशंस में 2 से 3% का अपमूव दिखेगा। इसके साथ ही साथ एबिटा पर टन की बात करें तो यहाँ पर भी 5% का ग्रोथ देखने को मिलेगा सिक्वेंशियल बेसिस पर। वॉल्यूम्स हायर साइड पे थे, रियलाइजेशंस भी हायर साइड पे थे, जिसके चलते स्प्रेड्स बढ़ते हुए नजर आएंगे इस क्वार्टर में। इसके अलावा जैसे मैंने कहा, यूरोपियन ऑपरेशंस में वीकनेस देखने को मिल सकती है। यूरोप एबिटा पर टन -185 से -195 पर टन के आसपास आ सकता है। ये 5th कंसेक्यूटिव क्वार्टर होगा जब यूरोपियन ऑपरेशंस में लॉसेस रिपोर्ट किए जाएंगे। तो हाँ, इंडिया ऑपरेशंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग एक्सपेक्टेड है, लेकिन यूरोपियन ऑपरेशंस में इस क्वार्टर में कमजोरी देखने को मिल सकती है। टाटा स्टील से अच्छे नतीजों की उम्मीद है। आशीषा, चूंकि आप जुड़ी हैं तो लगे हाथ ये भी बता दीजिए, जेएसडब्ल्यू स्टील, इसके नंबर्स कैसे आएंगे? लेकिन म्यूटेड सेट ऑफ नंबर्स एक्सपेक्टेड है। यहाँ पर वॉल्यूम ग्रोथ सबड्यूड होगा इस क्वार्टर में, रियलाइजेशन ग्रोथ भी म्यूटेड था, और हायर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के चलते जेएसडब्ल्यू स्टील के नंबर्स म्यूटेड एक्सपेक्टेड है इस क्वार्टर में। आंकड़ों की बात करें तो 42,500 करोड़ के आसपास एक्सपेक्टेड है, जो 5% का रेवेन्यू डिक्लाइन होगा सिक्वेंशियल बेसिस पर, और मार्जिन्स भी कॉन्ट्रैक्ट होते हुए नजर आएंगे इस क्वार्टर में जेएसडब्ल्यू स्टील के लिए। वॉल्यूम्स की बात करें तो याद रखिए एक्सपोर्ट्स म्यूटेड साइड पे थे, और ज़्यादा इंपोर्ट हो रहा है, जिसके चलते डोमेस्टिक सेल्स भी जेएसडब्ल्यू स्टील के काफ़ी म्यूटेड रह सकते हैं इस क्वार्टर में। रियलाइजेशंस में मार्जिनल 1% का ग्रोथ देखने को मिलेगा, लेकिन एबिटा पर टन में सॉलिड 12% का डिक्लाइन देखने को मिलेगा सिक्वेंशियल बेसिस पर। की रॉ मटेरियल की बात करें तो आयरन ओर और कोकिंग कोल दोनों ही के प्राइसेस बढ़े थे सिक्वेंशियल बेसिस पर, जिसके चलते स्प्रेड्स कमज़ोर होते हुए नजर आएंगे। तो ऑल इन ऑल जेएसडब्ल्यू स्टील के लिए कमज़ोर नतीजे एक्सपेक्टेड है इस क्वार्टर में। स्टील से कमजोरी के आसार हैं, टाटा स्टील अच्छे नतीजे आएंगे, इस पर चर्चा हो भी गई है। एक फंडामेंटल चेक भी ले लेंगे, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, और ब्रेक के बाद ये भी जानेंगे कि बीटीएसटी या फिर एसटीबीटी करके आपकी कमाई बड़ी कहां पर होगी, एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। देखिए, मार्केट्स तो ठीक है, आज की क्लोजिंग उतनी ख़राब नहीं है। अच्छा, उतनी ख़राब इन द सेंस मैं इसलिए नहीं बोल रहा
अभी भी कुछ लेवल्स है जो ब्रेक होना बाकी है ना। जैसे आज 21,500 नहीं मिल रहा, अब हम उसके क्लोज करके जा रहे हैं। अब आप इसको क्या समझेंगे कि 21,500 के आप पास हैं कि 21,500 नहीं छू पाए? तो दोनों के पास पॉइंट्स होंगे कहने के लिए, इसलिए मेरा कन्विक्शन का लेवल उतना हाई नहीं है। इसलिए मैंने जो बोला, आज जो कमाओ आज ही आज में कमा के चले जाओ, कल का क्या भरोसा, कल मार्केट कहाँ पे कहाँ बैठे। और अब तो आजकल तो हज़ार पॉइंट पैसे साफ हो जाता है निफ्टी, बैंक निफ्टी। तो खैर आगे बढ़ते हैं, कुछ एक और स्टॉक्स जरा चेक करवा लेते हैं। राजेश सर, ये अभी अशेषा मेरी सहयोगी बता के गई है टाटा स्टील के नंबर, एक बार अनुमान लेके आइए ना सामने। और JSW स्टील, उन्होंने पहली लाइन ही बोली कि JSW स्टील के नंबर तो म्यूटेड आएंगे, यानी कि या तो इनलाइन रहेंगे या कोई ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं आएगा। टाटा स्टील के नंबर हम एक बार आपके सामने रख रहे हैं, ये लॉस टू प्रॉफिट होगा इस बार। फिर से एक बार जरा दिखाइएगा वापस से इसके अंदर टाटा स्टील की प्लेट। राजेश सर, टाटा स्टील ठीक लग रहा है आपको नंबर के लिहाज से? लिहाज से भी ठीक लग रहा है, क्योंकि एक तो रियलाइजेशन अच्छे होंगे जैसे अनीशा ने ये बता रहे थे, और दूसरे मार्जिन्स में सुधार होगा इनका। और अगर आप देखो तो सबसे दिग्गज कंपनी टाटा स्टील है। थोड़ी दिक्कत है इनके यूरोप को और ऑपरेशंस को लेकर के है, जो अभी भी बनी हुई है। लेकिन अगर इनके स्टैंड अलोन देखें तो बहुत अच्छा कारोबार चल रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर जिस तरह की सरकार का रवैया है, और हमें जो कि पूरे देश को ही ये उम्मीद है कि मौजूदा सरकार ही कंटिन्यू होती हुई नजर आएगी, तो एक तरीके से ये संभावना तो है कि इकोनॉमिक पॉलिसी, जो इकोनॉमिक ग्रोथ की बातें हैं वो बनी रहेंगी। और अगर इंफ्रास्ट्रक्चर, रियलिटी, ये सब की ग्रोथ होती है तो जाहिर सी बात है कि स्टील कंपनियों का उसमें एक बहुत बड़ा योगदान रहेगा और इनके मुनाफे में प्रभाव पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि टाटा स्टील, जिंदल स्टील एंड पावर, ऐसी कुछ एक कंपनियां हैं लार्ज कैप में जहां ध्यान रखा जा सकता है। या मिड कैप, स्मॉल कैप की बात की जाए तो श्याम मेटालिक्स एक ऐसी कंपनी है जो अगर आप देखा जाए तो उनके खुद के पावर होने के कारण उनके पावर के कॉस्ट कम पड़ते हैं। DI वगैरह में एंटर कर रही है, डेट फ्री कंपनी है। तो मुझे लगता है ये कुछ कंपनियां हैं जहां नजर रखी जा सकती है। डन सर, एक काम और करते हैं, जरा इवेंट्स पे जरा चेक करवा लेते हैं। इवेंट्स के साथ साथ फिर BTST के सौदे भी पेंडिंग है, समय कम है। स्नेही, जरा जल्दी से इवेंट्स आप बता दीजिए। जी बिल्कुल, तो आइए देखते हैं कि कल के ट्रेडिंग सेशन में कौन सी क्यूज़ है जो महत्वपूर्ण है, जहां आपकी नज़र रहनी चाहिए। और ग्लोबल क्यूज़ की बात करते हैं तो अमेरिका से GDP और इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स का डेटा कल आएगा, तो इस पे अपनी ध्यान रखिएगा। क्वार्टर 3 अर्निंग्स की बात करते हैं तो निफ्टी पैक में से 2 कंपनी है, JSW स्टील और SBI लाइफ, कल जिनके क्वार्टर 3 के नतीजे डिक्लेयर होंगे, इन 2 काउंटर पर ध्यान रखिएगा। और नॉन निफ्टी पैक में से भी कई सारी कंपनियां हैं जिनके कल आंकड़े आएंगे, जैसे कि सिंजीन, साइंट, नोवाटिस, ACC, टाटा टेक। याद रखिएगा कि टाटा टेक का ये पहला रिजल्ट है लिस्टिंग होने के बाद, तो इस पर भी ध्यान रखिएगा। PNB, SBI कार्ड, AU स्मॉल फाइनेंस, काफ़ी सारी कंपनियां जिनके कल आंकड़े आएंगे। कॉर्पोरेट एक्शन की बात करते हैं तो कल गुरुवार है, यानी कि वीकली एक्सपायरी है, और कल आखिरी दिन है मैस्टेक और IIFL फाइनेंस के शेयर्स खरीदने के लिए, डिविडेंड के लिए एलिजिबल होने के लिए, उनके डिविडेंड के लिए। तो इन 2 काउंटर्स पे नज़र रखिएगा। प्राइमरी मार्केट्स की बात करते हैं तो IPO में नोवा एग्रीटेक का IPO है, उसका लास्ट दिन है कल, वो IPO बंद हो जाएगा, उस पर ध्यान रखिएगा। और जो लॉक इन पीरियड है वो नेटवेब टेक्नोलॉजीज़ के लिए, उसका लॉक इन पीरियड खुलेगा। 60% शेयर करीबन उसके लॉक इन पीरियड में से बाहर आएंगे, तो इस काउंटर पे भी ध्यान रखिएगा। और जब दूसरे इवेंट्स की बात करते हैं तो जो फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन, वो कल भारत आएंगे एक स्टेट विजिट के लिए, और रिपब्लिक डे के जो गणतंत्र दिवस है उसके सेलिब्रेशन के लिए भी। और कल मोदी और मैक्रोन जयपुर की भी सैर करेंगे। तो इन सारे क्यूज़ पर अपना ध्यान कल के लिए बनाए रखिएगा। तो ये तमाम आपके फोकस में होनी चाहिए। KEI इंडस्ट्रीज़, आज ये कॉल थी जय की, और अब ये 10% ऊपर शेयर ये कारोबार कर रहा है। 3410 का टारगेट दिया था, इसको चेक करेंगे जय ने। आप देखिए 3315 रुपये, 300 रुपये ऊपर, 10% ऊपर ये शेयर कारोबार कर रहा है। अब बच गए हैं आज के सत्र के 7 मिनट। 7 मिनट में कोशिश करते हैं कुछ दमदार BTST या फिर STBT ले लेते हैं। जय, शुरुआत आपसे ही करेंगे, बताइए अपनी BTST या फिर STBT ट्रेड। ये इंडस्ट्रीज था 3360 का हाथ का हाई जाके आया था आफ्टर गिविंग द कॉल, एंड उसके बाद थोड़ा अभी नीचे लेवल पर आ गया वापस से। बट ओवरऑल मुझे लग रहा है कल के दिन में भी ये मूवमेंट कैरी ऑन हो सकता है। और जो दूसरा स्टॉक मैं जो देना चाहूंगा वो KIMS, जो हॉस्पिटल स्टॉक है, वहां से मुझे लग रहा है एक अच्छा मूवमेंट आ सकता है। आज के दिन में एज ए इंटरडे पर्सपेक्टिव से काफी अच्छा मूवमेंट आया। ये स्टॉक
कंटिन्यूसली जो लेवल था ब्रेकआउट का अराउंड 2098 का आज के दिन के लेवल से अपसाइड दिखाया, और ये स्टॉक कंटिन्यूसली हायर लो की मोमेंटम में दिखा रहा है। सो सपोर्ट लेवल के पार जाके ये स्टॉक चल रहा है। मुझे लग रहा है ये स्टॉक में 2160 के लेवल आ सकते हैं कल के दिन में। सो बीटीएसटी के लिए ये स्टॉक को डेफिनेटली ले सकते हैं और काफी अच्छा मोमेंटम ये स्टॉक में देख सकते हैं। 2160 2160 यानी कि यहाँ से करीब करीब 100 रुपए अभी और ये चल सकता है। आज लग रहा है कि जय को ना के लीटर से प्यार है, KEI, उसके बाद ये किम्स बढ़िया है। सुदीप जी, आपकी नजर कहाँ गई है, कहाँ पर BTST के मौके दिख रहे हैं आपको? मुझे लग रहा है कि एम्बर एंटरप्राइज में एक अच्छा मोमेंटम बन रहा है। स्टॉक वैसे भी डेली, वीकली, मंथली सभी टाइम फ्रेम पे तेज है, और जो कल का एक प्रॉफिट बुकिंग का मूव आया था उसके बाद स्टॉक फिर से अब अपने जो 10 दिन के जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है, और एक अप ट्रेंड में ही है। अगर पूरा जनवरी महीना देखे तो एक ग्रेजुअल अप ट्रेंड में ही है 3100 से, और आज भी एक वापस से 4% स्टॉक तेज हो गया है, और जो पिछले अपना जो हाई टेरिटरी है 3850 उसी के करीब आ गया है। तो मुझे लग रहा है यहाँ से एम्बर में BTST करके जा सकते हैं 3780 के स्टॉप लॉस के साथ 3900 के टारगेट के लिए। 3780 का स्टॉप लॉस, 3900 का टारगेट, और अंबर एंटरप्राइजेस के लिए ये महीना बड़ा शानदार रहा है। मतलब 25% के आसपास की तेजी ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। कुणाल जी, आपकी बारी अब है, बताइए आपकी नजर कहां पर गई है? एक है तो एक दे दीजिए। आपको लगता है कि 2 शेयर आपको अच्छे दिख रहे हैं तो 2 बता सकते हैं आप। वेल, 2 अच्छे हैं, लेकिन एक BTST है और एक BTSM है। पहले BTST की बात कर लेते हैं। तो BTST में भारत फोर्ज यहाँ से खरीदारी करके चलने की सलाह है 1180 के SL के साथ। टारगेट 1245 1245, और वो जैसे ही ब्रेक होता है 1295 का दूसरा टारगेट भी हमें स्टॉक दिखा सकता है। तो भारत फोर्ज खरीदारी करके चलने की सलाह है। और BTSM यानी कि बाय टुडे सेल नेक्स्ट मंथ वाला ये कंसेप्ट है। इंडस टावर 230 के अराउंड अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है। 200 का SL हमें यहाँ पे मेंटेन करके चलने की सलाह है। बहुत ही बढ़िया स्टॉक है, एक अच्छी खासी मोमेंटम एक्सपेक्टेड है इसमें। इमीडिएट बेसिस पे 255 का एक टारगेट है, जो वीकली चार्ट पे एक रेजिस्टेंस भी है। जैसे ही 255 क्रॉस करेगा 300 तक के लेवल ये स्टॉक हमें दिखाने के लिए रेडी है। इंडस टावर खरीदारी करके चलने की सलाह 200 के SL के साथ। फर्स्ट टारगेट 255, दूसरा टारगेट 300, यानी कि यू कैन से 24-25% की भी मोमेंटम ये नेक्स्ट मंथ में स्टॉक हमें दिखा सकता है। ठीक है, तो एक बढ़िया आपने शेयर बता दी। वैसे भी एक्चुअली डेरिवेटिव का स्टॉक भी इंडस टावर और अगली सीरीज़ के लिए ये बिल्कुल तैयार है। अभी थोड़ा समय नहीं है, अगर समय होगा ना तो मैं डेरिवेटिव्स के आज हमने 3 एक्सपर्ट से 6 कॉल निकलवाई हुई हैं। इनफैक्ट 8 कॉल्स है, वो भी दिखाऊंगा। यूको बैंक जरा दिखाओ ऊपर। इसकी ब्याज से आए, जिसको हम नेट इंटरेस्ट इनकम कहते हैं, वो करीब 2% के आसपास की बढ़ी है। ग्रॉस NPA घटा है 3.85। सरकारी बैंकों में ग्रॉस NPA और नेट NPA घट जाए ना तो बस और कुछ सोचना जानना नहीं पड़ता। सरकारी बैंक और NPAs घटा दें, ये बहुत ही बढ़िया बात होती है। शेयर का रिएक्शन उसी से आ जाता है, करीब 202% पॉइंट ऊपर है। आप लेके आ सकते हैं। हमारे प्रोड्यूसर है हिमांशु, एक बार जरा 12 बजे के अंदर हमने जो एक्सपर्ट से ट्रेड लिए हुए जरा फरवरी सीरीज़ के जरा वो भी बता दीजिए। आज हम ज़्यादा सौदे आपको सिर्फ इसलिए बता के जा रहे हैं क्योंकि आप रोल ओवर कर रहे होंगे, आप अपनी पोजीशंस को सेटल कर रहे होंगे, तो इसलिए पता होना चाहिए कि किस चीज़ में क्या क्या हो रहा है। यूको बैंक के अभी तक के नंबर्स तो बिल्कुल ठीक बताया जा रहा है, यूको बैंक चल भी गया है। एक बार जरा वो नंबर ये अजीत मिश्रा की जो कॉल्स है, डॉक्टर रेड्डीज बाय, बाटा इकलौता उन्होंने सेल दिया है। स्टॉप लॉस टारगेट चेक कर लेना, 12 बजे से लेकर अब तक थोड़ी बहुत पोजीशनिंग आगे पीछे हुई होगी, लेकिन ज़्यादा चेंजेस नहीं हुए होंगे। सीमेंस है 4250 का टारगेट है। टाटा पावर कुछ बोरा कह रहे हैं कि प्लस करके चलो। ये कुछ बोरा के 2 ट्रेड हो गए। सामने डॉक्टर रेड्डीज और बाटा अजीत मिश्रा जी के ट्रेड हो गए। प्लेट बदलिए। राजेश पालवैया जी कह रहे हैं टाटा मोटर्स और PNB उनकी लिस्ट में है। 125 का टारगेट PNB का, टाटा मोटर 870 का। SCL टेक की 1550 की कॉल अवनी भट्ट ने जिस रेट पे दी थी वहाँ से काफ़ी अच्छी चली है। अगर आपने ले रखी है तो आप इसको अभी भी होल्ड करके रखिए। और दूसरा, जायडस लाइफ साइंसेज की कॉल भी अच्छे से चल रही है उनकी। अगर आपने ले रखी है तो आप होल्ड कीजिए, नहीं ले रखी तो लेवल्स को चेक कर लो। अगर आपके पढ़ते में आती हो तो ठीक है, नहीं तो फिर छोड़ देना। ठीक है, ये कुछ एक ट्रेड थे जो फरवरी सीरीज़ के लिए आपके लिए बेहतर हो सकते हैं। 15-28 हो गए। राजेश सर, मैं कुछ पूछना तो नहीं चाहता था, लेकिन मैं रिलायंस को देख के चलो पूछ ही लेता हूँ आपसे। ये अगले 3-4 दिन के लिए हमारी हेल्प करेगा? सोनी पटनायक हमको हिंट दे के गई हैं कि एक ऑप्शंस का ट्रेड ले लो। बढ़िया दिया उन्होंने ऑप्शंस का ट्रेड, जैसे दिया शेयर भी चलना हो गया, ऑप्शंस भी चलने लग गई हैं। सर एक बार आप अपनी रिकमेंडेशन बता दोगे, जरा जल्दी से बताइएगा सर।
देखिए रिलायंस में हमारी बाय कॉल है, 2-3 दिन में सपोर्ट करेगा कि नहीं ये बोलना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं समझता हूँ इसे कम से कम 1.5 साल के लिए लेना चाहिए। सारे डिवीजन ऑयल टू केमिकल्स कह लीजिए, रिटेल कह लीजिए, जियो कह लीजिए, अच्छे चल रहे हैं। रिटेल में तो बहुत ही शानदार चल रहा है, 18,000 स्टोर है, हर क्वार्टर में 800-900 स्टोर जोड़ रहे हैं। मैं समझता हूँ कभी भी कोई कॉर्पोरेट एक्शन आता है बहुत अच्छा जंप रहेगा, लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में बिल्कुल होना चाहिए। ये रिजल्ट्स के बाद और कॉन्फिडेंस बढ़ा है सर का, और ये बात आपको रिजल्ट्स के बहाने भी आपको मिल गई होंगी बहुत सारी चीज़ें। खैर आप मार्केट को आज क्लोज कर रहे हैं, अच्छे नोट पे क्लोजिंग हुई है। बस मेरा एक ही मलाल रहता है कि अगर आप लेवल्स के ऊपर क्लोज करते हैं तो फियर होता है मार्केट के अंदर, बस फियर जनरेट नहीं हो रहा। ये जो मंदी वाले हैं उनके बीच में फियर जनरेट नहीं हो रहा, डर का माहौल नहीं आ रहा। तो जब तक वो डर का माहौल नहीं आएगा वो ट्रैप नहीं होंगे। दोनों लोग अपनी अपनी जगह ठीक है और अपनी अपनी जगह के तर्क भी हो सकते हैं, बट फिर भी आज मार्केट ने जिस तरह का कल के फॉल के बाद बाउंस किया है तो निफ्टी के लिहाज से तो ठीक है, बट बैंक निफ्टी के लिहाज से ठीक नहीं है। आप देखो निफ्टी बैंक ने सिर्फ 60 पॉइंट जोड़े, ठीक है। कल ही कितना टूटा था, 1000 पॉइंट। आज जोड़े कितने, 60 पॉइंट क्लोजिंग बेसिस पर। निफ्टी कल कितना टूटा था, 350 पॉइंट, जोड़े कितने, 225 पॉइंट। तो जो रिकवरी है ना वो फास्ट तो है, बट वो बहुत ही सेगमेंटेड और स्टॉक स्पेसिफिक हो रही है। हाँ, आप एडवांसेस देखोगे तो 1600 शेयर है, सुबह सुबह भी आपको एडवांसेस अच्छे मिले थे। तो आज ज़्यादातर शेयर ने बाजार के अंदर तेज़ी में पार्टिसिपेट या कवरिंग में पार्टिसिपेट किया है। हर शेयर का अपना अपना पिवट पॉइंट्स होते हैं, उसके ऊपर क्लोज करने पे कंफर्ट आएगा, उसके नीचे क्लोज करने पे ख़राब होगा। आज एक्सपर्ट्स से जिस तरह की बाय कॉल्स दी हैं, मेरा कॉन्फिडेंस काफ़ी हाई है कि शायद कल भी बाजार आपकी थोड़ी हेल्प करे। कितनी करेगा वो कल की कल चेक कर लेंगे। इंस्टीट्यूशनल का नंबर भी हमको शाम को भाव कॉपी से पता लग जाएगा, तो थोड़ा आप इस पर ध्यान रखिएगा। आज की क्लोजिंग फिर भी मैं बोलूँगा अच्छी क्लोजिंग है, बेहतर क्लोजिंग के तौर पे आज आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी साथ ही शेयर्स भी करके जा रहे हैं। राजेश सर थैंक यू वेरी मच। और राजेश सर आपने जल्दी जल्दी आया कीजिए, आप इतना समय क्यों लगाते हो? आप वो 1 महीने में एक बार आने का मौका मिलता है क्या? आप आओ, 15 दिन में आओ, आप हफ्ते में आओ। आप बताओ कौन सा दिन आपके लिए फिक्स करें, अभी सामने ही करते हैं फिक्स। बताओ सर कौन से दिन आओगे, बताओ। आपको पूरी छूट है, सोम से शुक्र आपके लिए अलाउड है। बताओ सर। हम तो आपके फैन हैं, जब बुलाएंगे तब आ जाएंगे। लो जी, बस फिर हो गया आपका तय। आज कौन सा वार है जी? आज है बुधवार, तो बुध सब कुछ शुद्ध, आज ही शुद्ध है सर। आज से आपका फिक्स। अब हर बुधवार को आप हमारे साथ रहोगे सर क्लोजिंग में। मैं गेस्ट कोऑर्डिनेशन को बोलूँ ना बोलूँ, आप अपनी डायरी में लिख लो हर बुधवार 18 आवर स्वदेश। ठीक है सर, हो गया क्लियर? जय, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, टाइम निकाला आपने भी। और बहुत बहुत शुक्रिया कुणाल जी आपका भी, थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम निकाला। सुदीप आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आज समय निकाला। अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। हाँ जी सर, बोलिए बोलिए। राजेश जी को थैंक्स बोलिए सर, बोलिए। मैं कह रहा हूँ कि बुधवार तो मंगलवार को सुबह में बुला लो ना, 8 से 10 में। अच्छा, सुबह के समय भी नहीं आते हैं वो। अरे वो आगे उनकी श्रद्धा के ऊपर है। अच्छा, हमने तो देखिए सामने खुल्लम खुल्ला ऑन एयर उनसे टाइम फिक्स करवा लिया अपना। चलिए अगली बार के लिए मैं टाइम फिक्स करवा लूंगा। वैसे डिम्पी, बाजार में जो भी कहा उतार चढ़ाव देखने को मिला, खूब होने का देखने को मिला। 3 स्टॉक जो हमने सुबह चर्चा की थी, IFCI अपने सर्किट पे 20% के, ट्रांसफार्मर एक्टिव प्राइस 20% के सर्किट में बंद हुआ, और बॉम्बे डाइंग करीब 19% ऊपर बंद होने में कामयाब हुआ है। कमोबेश कह सकते हैं कि बाजार उसी नोट पे चला जिस नोट पे सुबह चर्चा हुई थी, और उम्मीद करते हैं कि कल का सत्र, कल तो बड़ी वाली एक्सपायरी है ना डिम्पी? हाँ जी, कल बड़ी वाली एक्सपायरी है, कल निफ्टी और बैंक निफ्टी की एक साथ एक्सपायरी है। क्योंकि मैं भी कंफ्यूज हो चुका था, और आज आपके टाई का कलर मेरे टाई का कलर एकदम मैच कर रहा है। चलिए, तो वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो कल की तैयारी में दर्शकों के तमाम सवालों का जवाब देंगे, क्योंकि बाजार में काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिला। तो इस उतार चढ़ाव वाले बाजार में अब उनको क्या करना चाहिए, इसी पर चर्चा होगी छोटे से ब्रेक के बाद कल की तैयारी में।